चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैमिली फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनुस। आज हम डिस्कस करेंगे कार्डियक अरेस्ट यानी हरकत कल्ब बंद होने की वजूहात कौन कौन सी होती हैं, और इसके साथ साथ हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा और हरकत कल्ब बंद हो जाने में क्या डिफरेंस है। क्या ये एक ही चीज़ का नाम है या ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हार्ट का जो दिल का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है, या क्या चीज़ें उसमें, क्या फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हैं उसके प्रॉपर फंक्शन के लिए। इसमें कार्डियक मसल्स होते हैं यानी दिल के पट्टे जो हैं उनसे एक स्ट्रक्चर बना होता है। इसके 4 चैम्बर होते हैं, ये इसकी एक अलग से तफसील है। इसके अंदर खून की सप्लाई है। कोरोनरी आर्टरीज़ जो होती हैं वो इसके अंदर 2 कोरोनरी आर्टरीज़ होती हैं जो शाख दर शाख पर एक पूरा जाल बिछा होता है इसके अंदर, जो इन दिल के पट्टों को प्रॉपर खून की सप्लाई जो है वो करती हैं। और नंबर 3 पे आता है इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम, यानी इसके अंदर जो नर्व्स होती हैं जो दिल की धड़कन को एक ख़ास तरीके से यानी उसको जारी रखती हैं, उसकी पंपिंग एक ख़ास तरीके से करती हैं कि दिल जो है वो इफ़ेक्टिवली जो है खून को पंप कर रहा होता है। कार्डियक अरेस्ट से ये मुराद होती है कि दिल की धड़कन या बिल्कुल बंद हो जाए या इतनी इनएफिशिएंट हो जाए या इतनी ख़राब हो जाए कि वो खून को पंप ही ना कर सके, यानी पल्स ही जनरेट ना कर सके। इस चीज़ को हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। इसमें बुनियादी तौर पर 4 डिफेक्ट होते हैं जिससे कार्डियक अरेस्ट हो सकता होता है। नंबर 1 होता है एसिस्टली, नंबर 2 होता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिसोसिएशन, नंबर 3 होता है पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, और नंबर 4 होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ये चारों की अलग अलग तफसील मुख्तसर सी मैं बता देता हूँ। एसिस्टली से मुराद ये होती है कि जो दिल का जो करंट जनरेट हो रहा होता है ऐसे नोड से, यानी साइनोएट्रियल नोड से एक नुक्ता छोटा सा होता है जहाँ से करंट जनरेट हो रहा होता है, वहाँ से करंट जनरेट होना बंद हो जाता है। जिस्म के अंदर कोई ऐसी टॉक्सिसिटीज़ जमा हो जाती हैं या कोई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वहाँ जो ऐसे नोड से करंट बनना ही बंद हो जाता है, लिहाजा दिल जो है वो स्टॉप हो जाता है, जिसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिसोसिएशन का ये मतलब होता है कि उसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम यानी उसकी दिल की धड़कन के लिए जो पीछे से करंट आ रहा है वो तो बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहा है, लेकिन मैकेनिकली हार्ट के ऊपर ऐसा प्रेशर आ गया है जिसकी वजह से हार्ट बीट नहीं कर पा रहा। जैसा कि चेस्ट इंजरी है, ऊपर प्रेशर आ गया है, न्यूमोथोरिक्स है, मैसिव प्लूरल इफ्यूजन है यानी पानी उसके इर्द गिर्द जमा हो गया है, या कोई ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से हार्ट के पास इतनी स्पेस ही नहीं है कि वो धड़क सके, यानी मैकेनिकली वो स्टॉप कर दिया गया है। उसके ऊपर इस तरह से प्रेशर आ गया कि वो मैकेनिकली स्टॉप हो गया, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिसोसिएशन। ये भी काइंड ऑफ कार्डियक अरेस्ट है, यानी इसमें भी खून की पंपिंग जो है वो बंद हो जाती है। इसके बाद आता है पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इसमें ये होता है कि हार्ट की जो नॉर्मल रिदम होता है वो नहीं उसको ऑपरेट कर रहा होता, बल्कि जो उसके वेंट्रिकल्स होते हैं वहाँ से इतनी तेज़ी से जो है वो करंट जो है जनरेट हो रहा होता है कि हार्ट तकरीबन समझें कि 180 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा पे चला जाता है। ये इतनी तेज़ बीट होती है कि वो हार्ट को यानी चैम्बर्स को भरने का मौका ही नहीं मिलता, उसके पास ब्लड जमा ही नहीं हो पाता जिसकी वजह ताकि वो आगे पंप कर सके। लिहाजा वो बड़ी तेज़ी से, बड़ी फास्टली, इनएफिशिएंटली वो बस पंप किए जा रहा होता है, लेकिन वो पल्स नहीं जनरेट कर पा रहा होता, जस्ट इतनी तेज़ी से धड़क रहा होता है और उनके बेफ़ायदा उसकी धड़कन हो जाती है, तो पल्स नहीं जनरेट होती, लिहाजा उसका फंक्शन बंद हो जाता है। ये भी काइंड ऑफ कार्डियक अरेस्ट है। इसके बाद आ जाता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इसमें हार्ट प्रॉपरली उसकी जो बीट है वो ख़त्म हो जाती हैं, उसके जो मसल्स होते हैं वो फिब्रिलेट करना शुरू कर देते हैं, जैसे एक ही जगह पे थरथराना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक ऐसी कंडीशन होती है और ये सबसे ज़्यादा ये डेंजरस होता है। तो कार्डियक अरेस्ट की ये चारों किस्में जो है अपनी अपनी जगह पे इनके ट्रीटमेंट्स भी अलग हैं, इनकी जो है मुख्तलिफ जो है साइन सिम्टम्स वो भी अलग हैं। तो इस तरह से ये एक कार्डियक अरेस्ट से मुतल्लिक़ ये थोड़ी सी हमने डिस्कशन की है। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं।
हार्ट अटैक से ये मुराद होता है, या दिल का दौरा जिसको आम अल्फाज में कहते हैं, इससे मुराद होता है कि दिल के जो पट्टे हैं, जो हार्ट मसल्स हैं, उसका कोई एक पोर्शन खून की प्रॉपर सप्लाई ना होने की वजह से डेड हो जाए, और उसकी वजह से दिल का फंक्शन जो है वो किसी हद तक मुतासर होता है, पेन होती है, और यानी उसमें सांस चढ़ता है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो और इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं वो अपीयर होते हैं, लेकिन दिल इसमें स्टॉप नहीं करता। अगर किसी वजह से वो जो डैमेज हुआ है वो इतना ज़्यादा हो जाए कि दिल स्टॉप हो जाए, दिल की धड़कन या स्टॉप हो जाए, या इसके ऊपर वो जो कार्डियक एरिथमियाज़ हमने डिस्कस किए हैं जिसमें पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, अगर ये डेवलप हो जाएं तो फिर हम कहते हैं कि ये कार्डियक अरेस्ट में चला गया है। इसका मतलब है कि हार्ट अटैक से कोई किसी की डेथ नहीं होती, अगरचे उसके साइन एंड सिम्टम्स बड़े क्रूशियल होते हैं, बड़े फीलिंग्स बड़ी बुरी होती हैं उसकी, लेकिन उससे किसी की डेथ नहीं होती। खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो हार्ट अटैक से तो वो इस वजह से होती है कि उसकी जो आगे कॉम्प्लिकेशंस है, जिसमें कार्डिक डिसरिदमियाज जो हैं, मसलन ये जो दो हमने डिस्कस किए हैं ख़ास तौर पे ये वाले, या फिर सीवियर ब्रेडिकार्डिया हो जाना। ब्रेडिकार्डिया से ये मुराद होती है कि हार्ट रेट इतना स्लो हो जाए कि वो भी पंपिंग प्रॉपर तरीके से ना कर सके, जो एफिशिएंटली ब्लड प्रेशर को मेंटेन ना कर सके, तो वो भी एक काइंड ऑफ यानी इसकी कॉम्प्लिकेशन है। तो इसका मतलब ये है कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कार्डियक प्रॉब्लम्स के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, इसमें फैमिली हिस्ट्री है, एज फैक्टर इसमें हो जाता है, विद द एडवांसमेंट ऑफ एज, बड़ी उम्र के लोग जितने होते जाएँ उतना ये रिस्क बढ़ता जाता है। इसी तरह से डायबिटीज़ मेलाइटिस है, स्मोकिंग है, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है, हाइपरटेंशन है, वेलवुलर हार्ट डिजीज़ हैं, कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम्स हैं या कंजेनिटल डिफेक्ट्स जो होते हैं इसके, डिसलिपिडेमियास यानी कि कोलेस्ट्रोल या ट्राइग्लिसराइड्स का बड़ा होना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इसमें ये रिस्क फैक्टर के तौर पे आ जाती हैं। कार्डियक अरेस्ट जो है ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन होती है। खुदा न खास्ता अगर ये हॉस्पिटल से बाहर या किसी मेडिकल जो सेटअप है उसके बाहर कहीं ये सूरत-ए-हाल हो तो 90% चांस होते हैं कि कोई इसमें सर्वाइव नहीं करता, यानी ज़िंदा नहीं बचता। 10% चांस होते हैं इसमें ज़िंदा बचने के, और वो भी इस तरह से होता है कि अगर प्रॉपरली उसको मैनेज किया जाए। इसकी मैनेजमेंट में जो स्टार्ट में यही होता है कि आप फौरी तौर पर इमरजेंसी मेजर्स लें, जिसमें एक CPR है, जिसमें वो आपने देखा होगा कि चेस्ट के ऊपर वो जर्क्स दबाते हैं और सांस देते हैं। और एक चीज़ होती है ख़ास तौर पर अगर अरेस्ट हुआ है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है, पल्स नहीं है बिल्कुल भी, तो एक प्रोसीजर CPR का ख़ास लेवल तक करने के बाद फिर इसको शॉक दिया जाता है। उसके लिए हम एक डिवाइस जो है वो यूज़ करते हैं, उसको AED बोलते हैं, यानी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये हॉस्पिटल सेटिंग से बाहर इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये ऑटोमेटिकली इसके जो प्रोब हैं वो चेस्ट के ऊपर 2 प्रोब होते हैं, वो लगा दिए जाते हैं। तो पहले उसको जब ऑन किया जाता है तो वो डिटेक्ट करता है कि इरिथमिया किस तरह का है, यानी क्या इसमें शॉक एडवाइज्ड है या नहीं एडवाइज्ड, वो ये भी डिसीजन लेता है। उसके अंदर स्पीकर लगा होता है बाकायदा, वो ख़ुद बोल के बता रहा होता है कंप्यूटराइज्ड वॉइस में। तो अगर शॉक एडवाइज्ड है तो वो ख़ुद बताता है कि यानी पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया डिटेक्टेड और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन डिटेक्टेड, शॉक एडवाइज्ड। और उसके बाद फिर आपने जस्ट उसको प्रेस करना होता है दूसरे लोगों को साइड पे करके, तो हार्ट को एक मुख्तलिफ जाउल्स उसमें वो सिलेक्ट किए होते हैं, 150 जाउल है या 200 है, 250 है, अकॉर्डिंगली सिचुएशन के मुताबिक। तो उसको एक जर्क दिया जाता है हार्ट को, जिसकी वजह से जो है हार्ट जो है वो रीस्टार्ट हो जाता है। जिस तरह से आप चीज़ को रीस्टार्ट करते हैं ना, तो इस तरह हार्ट भी रीस्टार्ट हो जाता है, और फिर चांसेस होते हैं कि दोबारा से हार्ट रिदम जो है वो वापस आ जाए। लेकिन अगर ये इसमें डिले हो तो यूजुअली ये कहा जाता है कि अगर 20 मिनट्स आपने डिले कर दिया, वैसे तो 5 मिनट्स होते हैं कि 5 मिनट में बहुत सारा ब्रेन मैटर डैमेज हो जाता है, लेकिन लास्ट लिमिट इसकी 20 मिनट्स है। 20 मिनट के बाद ब्रेन की सर्वाइवल के चांस नहीं होते। तो इसमें अगर फौरी तौर पर CPR शुरू कर दिया जाए तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ ब्लड दिमाग की तरफ सर्कुलेट करता रहता है और किसी हद तक बचत हो सकती है।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मेरी तमाम वीडियोस जो हैं वो एक वेबसाइट newspanda.com.pk के ऊपर मौजूद हैं और कैटेगरी वाइज उस पर मौजूद हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।